हेलो एवरीवन। आज के इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेशन में बात करने वाले वेस्ट जनरेशन इंडिया में कितना होता है, क्या उसका स्टेटस है, कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है, क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले सीपीसीबी का रोल आता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि हमें बताता है कि 1,60,000 मेट्रिक टन पर डे ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर कलेक्शन के मामले में बात करें तो 96% एफिशिएंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि 1,53,000 टन पर डे जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। बट उसमें से सिर्फ 50% जो वेस्ट है वो ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा 31% जो है वो लैंडफिल्स में ही रहता है, एंड 18% सॉरी जो है वो लैंडफिल्स में रहता है, 31% जो है वो अनअकाउंटेड रहता है अभी भी। तो जो 31% है, ना उसको रेगुलेट किया जा रहा है, ना उसको कलेक्ट किया जा रहा है, ना उसको रिसाइकिल किया जा रहा है। एंड ऑल्सो जो 18% है वो हमें लैंडफिल्स में पाया जाता है। इसके अलावा अगर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ जो है वो 100% अपने सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम छत्तीसगढ़ मॉडल को लिख सकते हैं आंसर्स में। इसके अलावा 98% दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, वहां पे हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट होता है। 87% गोवा में ट्रीटमेंट होता है। तो 100% ट्रीटमेंट सिर्फ छत्तीसगढ़ में होता है ऑफ द सॉलिड वेस्ट विच इज कलेक्टेड। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें तो 2.01 बिलियन टन्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो जनरेट होता है एनुअली, जिसमें से सिर्फ 33%, एटलीस्ट 33% जो है उसको ना ही मैनेज किया जाता है, ना ही किसी सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है ताकि उसको इन्वायरमेंटली सेफ तरीके से कैरी आउट किया जा सके। इसके अलावा 34% ऑफ द ग्लोबल वेस्ट जनरेशन जो है वो हाई इनकम कंट्रीज से आता है, जबकि वहां पे पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ 16% पॉपुलेशन वहां पे मिलती है। तो हाई इनकम कंट्रीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि 34% वो ग्लोबल वेस्ट जनरेट करते हैं, कितना उसमें से रिसाइकल होता है एंड कितना मैनेज किया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आए थे, जहाँ पे फोकस किया गया था कि जो इस वेस्ट का सोर्स है वहीं से इसका सेग्रीगेशन होना चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैन्युफैक्चरर है, कंज्यूमर है, रिसाइकलर है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होनी चाहिए। जो यूजर फीस है वो होनी चाहिए कलेक्शन के लिए, डिस्पोजल के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, जबकि बल्क जनरेटर्स यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली सैनिटरी एंड पैकेजिंग वेस्ट जो है हमारा, उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई है। एंड जो मेजर पॉइंट है कि जो सोर्स है वहीं से सेग्रीगेशन होना चाहिए हमारे वेस्ट का। इसने रिप्लेस किया था म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2002 में, जो 2016 में हमें अपडेट होके मैनेजमेंट रूल्स मिले। इसके बाद वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजीज को, जिसकी हेल्प से हम एनर्जी जनरेट कर पाए या फिर रिसाइकल करके वेस्ट टू वेल्थ पार्क्स हम देख रहे हैं वो बना पाए। इन रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज हैं इनको एक्सट्रैक्ट कर पाए। बहुत हमारे मिनरल्स होते हैं जो कि पीसीबी जो बोर्ड होते हैं फोन्स में, लैपटॉप्स में, उनसे मिलते हैं। तो उसको भी हम एग्जांपल में ले सकते हैं वेस्ट टू वेल्थ में। एंड इसमें बात कर सकते हैं कि एक यूनिफाइड पोर्टल ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे जितनी भी टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है वो जो प्रोवाइडर्स हैं वो भी एक ही वेबसाइट पे है। इसके अलावा जिनको रिसाइकिल करना है वो भी एक ही वेबसाइट पे है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली हो रहा है। वेस्ट टू एनर्जी की बात करते हैं तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जिसमें हम म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो है उससे कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिसिटी में या फिर हीट में, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी यूज की जा सकती है बाद में। वेस्ट टू एनर्जी की बात करते हैं तो केरला के कोझिकोडे में हम देख सकते हैं कि केरला का फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो कि मैंडेट करते हैं कि मिनिमाइज किया जा सके कि प्लास्टिक वेस्ट कम से कम जनरेट हो, लिटरिंग ना हो प्लास्टिक वेस्ट की, सेग्रीगेशन होना चाहिए सोर्स के साथ ही। इसके अलावा 2022 में प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट रूल आए, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई अलग अलग स्टेक होल्डर्स की, जिसमें आते मैन्युफैक्चरर,
एक्सपोर्टर, रिटेलर एंड कंज्यूमर्स भी, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि इसका मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है एंड एट द एंड ये हमें ओशन में या रिवर्स में लैंडफिल्स में ही ना मिले। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की करूँ ना, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके की डस्टबिन हम देखते हैं, आम आदमी भी देखता है, पॉलिसी मेकर भी देखते हैं। तो एक की कलरिंग होती है ग्रीन, एक की होती है ब्लू। जो ग्रीन होती है उसमें आप वेट जो डस्ट है उसको डालते हो, ग्रीन ब्लू के अंदर आप सूखा कूड़ा या फिर ऐसा जिसकी रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसको डालते हैं। ये दो कैटेगरीज है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। जब आप बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वहां पर आपकी 5 कैटेगरीज है, जिसके बारे में हम बात कर लेंगे। कंटिन्यू करो आप। तो इसमें मेरे को ऐड करना है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है, उसमें 3 कैटेगरीज है। वेट बायोडिग्रेडेबल के लिए, ड्राई जो है उसमें प्लास्टिक, पेपर, मेटल, वुड ये सब, और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। तो ये 3 कैटेगरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। और इसके अंडर जो वेस्ट जनरेटर्स हैं दे विल हैव टू पे यूजर फी जो वेस्ट कलेक्टर्स हो उनको यूजर फी मिलेगी, और स्पॉट फाइन भी इम्पोज किया जाता है if you are littering या फिर for the non-segregation of the waste. Okay. So thank you so much for adding these valuable points. Next आता है प्रोजेक्ट रीप्लान। प्रोजेक्ट रीप्लान में बेसिकली बात करते हैं कि जो प्रोसेस्ड एंड ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट है उसकी हम मिक्सिंग करें विद द कॉटन फाइबर रैग्स, कॉटन फाइबर, जिससे हम कैरी बैग्स बेसिकली बना पाए। रेशियो इसमें मेंटेन करना है 20:80। 20% यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट होगा एंड 80% हमारा कॉटन फाइबर होगा। इसी के रिगार्डिंग KVIC ने लॉन्च भी किया था पहला टेराकोटा ग्राइंडर at the Varanasi. KVIC stands for Khadi and Village Industries Commission. यहाँ पे रीप्लान के अंडर ही टेराकोटा ग्राइंडर को इन्होंने लॉन्च किया था, जो कि बेसिकली वेस्टेड या फिर ब्रोकन पॉटरी आइटम्स जो है उससे बनाया गया था प्रोजेक्ट रीप्लान के अंदर ही, जहाँ पे हम रिड्यूस करें प्लास्टिक को इन द नेचर। रीप्लान स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन द नेचर। इसके बाद आता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये हम देख चुके हैं। फिर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स का 2019 में जो कि पूछा गया था रिगार्डिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल in 2016 in India, which one of the following statement is correct? So the first one is waste generator had to segregate waste into 5 categories. तो हमने देखा कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। Yes. इसके अलावा सेकंड इज द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड urban local bodies, notified towns and all industrial townships only. Then third is the rules provided for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. D is it is mandatory on the part of waste generators that the waste generated in one district cannot be moved to another district. I think इसमें second होना चाहिए correct. ठीक, But only लिखा है उसमें urban local bodies, notified towns. अगर ओनली भी लिखा है तो भी हम कैसे उसको लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं और C कि में आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल यानी म्यूनिसिपैलिटी तो हर म्यूनिसिपल एरिया के अंदर होगा। अर्बन लोकल बॉडी, नोटिफाइड टाउन, ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अंदर ही नहीं होगा, मतलब हर जगह हो सकता है वो। और मैंडेटरी है वेस्ट लेटर पे कि एक स्टेट से दूसरे में नहीं जा सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले तो साउथ वेस्ट दिल्ली का आपका वेस्ट दिल्ली में जाता है, वेस्ट दिल्ली का साउथ वेस्ट दिल्ली में आता है, तो ये जरूरी नहीं है। और रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल। तो ये कहीं ना कहीं तीनों जो स्टेटमेंट्स बाकी जो बची उनके अंदर से थोड़ा सा ज्यादा हम सोच सकते हैं सेफ साइडेड ऑप्शन। बाकी आप बताओ मानसी। मेरे को C में ये लग रहा है, इसमें लिखा है प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलाबोरेट क्राइटेरिया, वो उस पे थोड़ा मेरे को डाउट आया। करुणा आप क्या बताओगे? मेरे को C ही लग रहा है क्योंकि B जो है वो भी लिमिटेड है एंड A इनकरेक्ट है, D भी इनकरेक्ट है। देखो आप आंसर दें। आंसर इसमें C दिया हुआ है, आंसर C दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है जब उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है या फिर एंड ऑफ लाइफ टाइम पीरियड उसका आ जाता है, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड एप्लियंसेस में या फिर
जो भी हम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं उसको फिर ई वेस्ट की तरह कंसिडर किया जाता है। ई वेस्ट में अगर बात करते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स उसके पीसीबी जो बात करते हैं वहां से मिलते हैं, जिसमें लेड, कैडमियम, मर्करी, निकल, ये सब आता है जो कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है जब इसका ढंग से मैनेजमेंट नहीं होता। इंडिया की अगर बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट जनरेटर है ऑफ ई वेस्ट ग्लोबली, एंड फर्स्ट पे है चाइना, एंड देन सेकंड पे है यूएस, थर्ड पे है इंडिया। वॉल्यूम की बात करें ई वेस्ट की, इंडिया में कितना वॉल्यूम ऑफ ई वेस्ट जनरेट किया जाता है तो 1.6 मिलियन टन्स जनरेट किया जा रहा था इन 2021 टू 22। 65 सिटीज इंडिया में है जो कि मोर देन 60% ऑफ द टोटल जनरेटेड ई वेस्ट के लिए अकाउंट करते हैं, वेयर एज 10 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि जनरेट करती है 70% ऑफ द टोटल ई वेस्ट। तो 10 ऐसी स्टेट्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करनी होगी कौन कौन सी है। आप प्लीज ऐड कर दीजिए सर्च करके। इसके बाद आता है की टर्म्स ई वेस्ट से रिलेटेड। मेरिसियम जो कि रेडियो एक्टिव सोर्स से आता है, स्मोक अलार्म्स में यूज किया जाता है इसको, कार्सिनोजेनिक होता है जब ह्यूमन का इंटरेक्शन इसके साथ होता है। लेड लेड एसिड बैटरीज में यूज किया जाता है, सीआरटी मॉनिटर ग्लास में यूज किया जाता है, सोल्डर्स में, फॉर्मुलेशन ऑफ पीवीसीज। बेसिकली 15 इंच ऑफ कैथोड रे ट्यूब के अंदर 1.5 पाउंड्स ऑफ लेड जो है वो कैरी किया जाता है, जो कि इन सारी एप्लीकेंसेस में यूज किया जाता है। इसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है क्योंकि लेड एक्सपोजर जब भी होता है कॉग्निटिव फंक्शंस पे बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, आईक्यू को लोअर करने में काम करता है, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट, इन सारी चीजों के लिए ये एडवर्सली इम्पैक्ट करता है हमारी हेल्थ को। लेड हो गया, कैडमियम एंड मर्करी आल्सो अगर नर्वस लीड में सिस्टम को डायरेक्टली। अगर लीड बोले, अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी बॉडी का सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, तो लीड में होता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम। मरकरी की अगर हम बात करते हैं तो मरकरी में आपका नर्वस सिस्टम, कैडमियम के अंदर हियरिंग और न्यूरोमोटर स्किल्स इफेक्ट होती हैं। और सबका सल्फर के मेन अंदर नर्वस आईज, सिस्टम पे ही होता है कैडमियम है वो ज्यादा। कैडमियम जो है वो बेसिकली बोन्स और किडनी फेलियर उनके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड कैडमियम को हम देख सकते हैं कि जो लाइट सेंसिटिव रेजिस्टर्स होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट एलॉयज होते हैं, जो कि मरीन या फिर एविएशन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसका इसके नाम अलावा कैडमियम, हाँ, इसका नाम होता है इटाई इटाई आउच आउच डिसीज, इसको बोला जाता है कैडमियम डिसीज। हैवी मेटल इंटॉक्सिकेशन, जैसा आपने बताया कि किडनी और दूसरा आपके बोन्स। तो कॉग्निटिव, लर्निंग, बिहेवियर, न्यूरोमोटर स्किल्स जो होती है चिल्ड्रन में, उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। हेक्सावेलेंट क्रोमियम जो कि मेटल कोटिंग में यूज किया जाता है, जो कि मेटल को हमारे कोरोजन से बचाता है, उसमें हेक्सावेलेंट क्रोमियम पाया जाता है, वो भी कार्सिनोजेनिक होता है। इनहेल का जब हम करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है, जिसकी वजह से कैंसर की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। डीएनए को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो इसमें इसके अलावा बात करते हैं सेल। गो थ्रू दिस, एक बार मेरे को इम्पोर्टेंट डिटेल जो ऐड करनी है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं उसमें जो 2010 में इशू हुए थे उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन 2016 में हमने फिर से मैनेजमेंट रूल्स इशू किए, उसमें 21 प्रोडक्ट शेड्यूल 1 की कैटेगराइजेशन इंट्रोड्यूस की गई, एंड इसमें भी ऑल्सो इंक्लूडेड द CFL लैम्प्स और जो बाकी अदर मर्करी कंटेनिंग लैम्प्स थे, तो मेजर फोकस मर्करी पे किया गया। And we also introduce this concept of product stewardship. So product stewardship का मतलब होता है कि जो producers हैं, manufacturers और जो बाकी stakeholders हैं involved in the production and the supply, not supply but production of that product, they are responsible for the entire life cycle of that product from its creation to its disposal and to recycling.
So this was under 2016 rules. And abhi recently then we have also introduced the 2022 rules also. So isme the major aim is to digitize the e-waste management process and enhance its visibility. Okay. E-waste ATMs भी बनाने की बात की जा रही है. E-waste ATMs. Okay. इसके बाद नेक्स्ट आता है सल्फर. सल्फर की बात करें तो लेड एसिड बैटरी में पाया जाता है. इसके अलावा सल्फर ऑक्साइड्स जो हमें फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन जो पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे भी पाई जाती है, जहाँ पे एक प्रोसेस होता है FGD जिसको बोलते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. बेसिकली जो एग्जॉस्ट होते हैं वहां पे जो इकट्ठे हो जाते हैं सल्फर कंपाउंड्स, उनको रिमूव करने के प्रोसेस को ये बोलते हैं. एब्जॉर्बेंट्स का यहाँ पे यूज किया जाता है ताकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको हटाया जा सके फ्लू गैस का यूज करके. फ्लू गैस बेसिकली ऐसे मटेरियल है जिनको एमिट किया जाता है व्हेन द फॉसिल फ्यूल, जैसे कि हमारा कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जब ये बर्न होते हैं उस टाइम पे इसको यूज किया जाता है हीट या फिर पावर प्रोवाइड करने के लिए. इंडिया की अगर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड के मामले में तो ट्वाइस अमाउंट जो है हमारे एयर में पाया जाता है अगर कहीं और से कंपेयर करें तो. हाईएस्ट है रशिया के जस्ट बाद. लंग डिजीजेस कॉज करता है सल्फर एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स. इसके अलावा सल्फर की बात करें तो किडनी को डैमेज करता है, लिवर को डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, थ्रोट इरिटेशन कॉज करता है. सल्फ्यूरिक एसिड जो है एनवायरनमेंट में रिलीज होता है वाया द सल्फर डाइऑक्साइड. BFRs की हम बात कर सकते हैं. ऑलरेडी हमें बताया कि अलग जो syngas है, it is also known as water gas and it is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. It is produced while passing the steam through coke, जो pet coke होता है, then the syngas is produced. So this is an सल्फ्यूरिक एसिड endothermic reaction as heat is absorbed during this reaction. Continue. जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो लॉन्ग टर्म में हमारे एक्वेटिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है. टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ाता है एक्वेटिक लाइफ के अंदर. इसके अलावा रेडिएटिव फोर्सिंग या फिर जो क्लाइमेट है हमारे अर्थ का उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. स्किन के लिए, आइज के लिए, टीथ के लिए, लंग्स के लिए उसका एक्सपोजर अगर होता है तो वहां पे डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. इसके अलावा बात करते हैं BFRs, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स. इसके बारे में बात कर चुके हैं. अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं. PBBs, PBDE, डेका PDE, ऑक्टा BDE, पेंटा BDE. डिफरेंट और एक और चीज टाइप्स जो होते ये हैं एंड इसको BFRs बैन है, कर दिया गया था ड्यूरिंग 1980s. BFRs TFOA BFRs जो हैं, they have been listed as persistent organic pollutants under the Stockholm Convention. So Stockholm Convention under UNEP. ओके ठीक. फिर नेक्स्ट आता है PFOA, दैट इज पर फ्लूरोऑक्टेनिक एसिड, जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एडिटिव्स में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पाया जाता है, नॉन स्टिक कुकवेयर जो हम यूज करते हैं उसमें जो कोटिंग होती है उसके अंदर यूज किया जाता है. सिंथेटिकली इसको फॉर्म किया जाता है. इसके बारे में एक बार सर्च कर लो कि कैसे इसका प्रोडक्शन कैसे होता है. इसके अगर लेवल की बात करें तो मिसकैरेजेस में या फिर मैटरनल हेल्थ में. ये जो आपने बताया अभी आपकी PFOA, वॉइस ब्रेक हो रही है. मैं बोल रहा हूँ ये जो PFOA है ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बैंड है. इंडिया में